हम आज चर्चा करने वाले हैं, उस पुस्तक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारतीय जो रिसर्च मेथोडोलॉजी यदि हम कहें, इसका सबटाइटल है प्रमाण और उत्तरदायित्व। ये अपने आप में एक भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत अद्भुत कार्य है, क्योंकि रिसर्च करते कैसे हैं, भारतीय दृष्टि क्या होनी चाहिए, ग्रंथ कैसे लिखे जाते रहे हैं, ये भी अपने आप में एक कला है। आज ये सुनने को हमें प्राप्त होगा कि ये अपने आप में अद्भुत है कि ग्रंथ को लिखा कैसे जाता था। इनका मैं परिचय देना चाहूँ, आजकल एक जो टर्म है जो प्रचलित होता जा रहा है, IKS, भारतीय ज्ञान परंपरा, इसमें ये एक शोधकर्ता है। ये वर्तमान में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान NITTR भोपाल में कार्यरत है। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भारतीय दर्शन में स्नातक, स्नाकोत्तर और PhD की उपाधि प्राप्त की, तथा वे पूर्व में गुजरात विश्वविद्यालय, इंडस विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कर चुके हैं, तथा AICTC द्वारा IKS मेंटर के रूप में सम्मानित है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अपने लिखने की परंपरा, हर चीज को लिखित एविडेंस में देने की जो परंपरा है, एक्चुअली ये क्रिश्चियनिटी या प्रोफेटिक ओरिजिन्स के कारण है, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट होने के लिए भी गवाही देनी पड़ती थी। तो वो गवाही धीरे धीरे एविडेंस, लिखित एविडेंस में आ गई। लेकिन अपने यहाँ जो मौखिक परंपरा भी है, उसका भी अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो लेकिन अभी हमें लिखित परंपरा की ज़्यादा बात करनी थी, और हमारे यहाँ एक इसी विषय में मैं कहूँ कि आयुर्वेद के ग्रंथों में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ ये है कि जो तीव्र बुद्धि शिष्य होते हैं, वो तो गुरु ने कहा और ग्रहण कर लिया। जो थोड़े मध्यम बुद्धि के होते हैं, उनको गुरु को समझाना पड़ता है। गुरु को लिखना पड़ा है अल्प बुद्धि शिष्यों के लिए। तो अपने यहाँ ऐसा माना जाता था कि जब लिखना पड़े, किसी विषय को लिख करके बताना पड़े, निश्चित से बहुत अल्प बुद्धि है, तब गुरु ऐसी सहायता लेता था लिखने की। तो मौखिक परंपरा ज्यादा रही, तो उसका एक प्रॉपर टेक्निक रहा। जो लेखन की परंपरा है, उसमें भी यही है कि मेरा कुछ नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि ज्ञान का कोई कॉपीराइट की परंपरा नहीं रही, तो जो है वो पूर्वाचार्यों का है, तो मेरा कुछ नहीं है। और मेरा कुछ नहीं है का भाव ही जो रहा है, जिसने एक इम्प्रेशन दिया अंग्रेजों को कि भारत में शोध नहीं होता। तो सही बताऊं, जो मैं पूरा समझ पाया, कॉपीराइट नहीं करा पाना या ज्ञान के किसी भी ज्ञान के आयाम को अपना बड़े अधिकार से अपना नहीं कह पाने की जो परंपरा रही है, उसको ज्यादा इन्होंने ऐसा समझा कि इनके पास ज्ञान की कोई परंपरा नहीं है, ज्ञान की कोई समझ नहीं है, या ज्ञान का प्रॉपर उसको बताने का जनरेशन टू जनरेशन ले जाने की कोई टेक्निक नहीं है। भाई थीसिस से आप क्यों लिखते हैं कि आपका ज्ञान जो है दूसरों तक जाए। और हमारे यहाँ ब्रह्मवेत्ताओं को देखिए, मैं तो छोटी बात छोड़िए, ब्रह्मवेत्ता भी एक तरफ तो कहते हैं कि ब्रह्म अनिर्वचनीय, यानी जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो शब्दों में नहीं कही जा सकती है, पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसने कहा भी ना हो। बताने की जो परंपरा है, दूसरों तक ज्ञान पहुंचाने, डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज जिसे आज कहते हैं, कि वो शोध का एक बड़ा उपक्रम है, वो अपने यहाँ सबसे बड़े ढंग से है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के कि कैसे अनुसंधान की पद्धति रही है, अब कैसे किसी विषय की व्याख्या करते हैं, कैसे ग्रंथ का निर्माण करते हैं, इसी विषय को लेकर के ये जो पुस्तक है हमने लिखी है। और अभी वर्तमान में जैसे इसका जो अप्रोच है, वो जो उसका सबटाइटल है प्रमाण और उत्तरदायित्व। अभी इसका उद्देश्य इतना ही था कि आप ये देखें कि भारतीय परंपरा में शोध की पद्धति रही है, इसका ये प्रमाण है, और लेकिन वो हमेशा उत्तरदायित्व के साथ आती है। जैसे प्रत्येक परंपरा का ज्ञान का उपयोग क्या होना चाहिए, ज्ञान क्या होना चाहिए, और ज्ञान कैसे मनुष्य के कल्याण के लिए उपयोग। भारतीय परंपरा का ये आप पचासों बार पढ़ लीजिए, कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए आप, चाहे वो ग्रंथ साहित्य का हो, व्याकरण का हो, या जिसे आप विज्ञान समझते हो उसका ग्रंथ पढ़ लीजिए, सब में अंत में बात आएगी कि मनुष्य का कल्याण हो। तो जो उत्तरदायित्व है मनुष्य के सामने, वो मनुष्य का कल्याण ही है। जो भी विद्वान है, जो भी लेखक है, जो भी शोध करता है, उसे अपेक्षा है कि उसका शोध जो है वो मनुष्य का कल्याण करे। अब इसी उत्तरदायित्व से, इसी नैतिक दायित्व के बोध से भारतीय जो शोध की परंपरा है वो आगे
बढ़ती है। तो इसी शीर्षक के साथ ये पुस्तक हमने लिखी। जी, बहुत सुंदर। और दर्शकों को मैं बता दूं कि सर से मेरी भेंट गुजरात यूनिवर्सिटी में हुई है। हमने वार्ता भी की है, और उस समय इन्होंने बड़ा अच्छा एक वाकया बताया था कि अ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला था। उसमें एक टॉक था, उस टॉक में तर्कशास्त्र, न्याय दर्शन के ऊपर बातचीत होने वाली थी। और जब लोगों ने उस कार्यक्रम की रूपरेखा, फ्रेमवर्क और सब्जेक्ट के बारे में देखा, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये तो भारत का नहीं हो सकता, राइट? ऐसा ही कुछ हुआ था सर? जी, जी, जी। बहुत अच्छी मतलब लोगों उसका फीडबैक था, बात ऊपर तक गई तो ये बड़े लेवल पे आयोजन होगा उसका। तो उस स्तर पे जब उन्होंने पहली बार इन चीज़ों को देखा तो उनको लगा कि इतना सिस्टमैटिक ऐसे कैसे हो सकता है? भई ऐसा समझाता है ना कि लॉजिक का अधिकार। मैं तो देखिए, मैं अब एक विज्ञान संस्थान में हूँ, तकनीकी संस्थान में हूँ, जो तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य करता है। एक बड़ा मतलब बार-बार ये प्रश्न उठता है कि देखिए, चीज़ें वैज्ञानिक होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए। अब ये कोई बता नहीं पाता है कि वैज्ञानिक होने का अर्थ क्या है? मैं कई बार पूछता हूँ अपने सहयोगियों से कि क्या जो विचार वेस्ट की लेबोरेटरी से और वेस्ट से निकलेगा वही साइंटिफिक होता है, या साइंटिफिक होने का कुछ और भी अर्थ है? अगर साइंटिफिक होने का अर्थ तार्किक है, लॉजिकल होना है, तब तो हमारी परंपरा बहुत तार्किक है और हमारा जो कुछ भी है वो साइंटिफिक है। अगर हम कोई भी बात तार्किक ढंग से कह पा रहे हैं, हम तो कहते हैं कि अभी तो हम ही हैं जो दुनिया को एक अल्टरनेटिव साइंस दे सकते हैं, और अल्टरनेटिव साइंस दे ही रहे हैं, दे कह सकते हैं, दे ही रहे हैं। लेकिन आप क साइंस एक तरह का रिलीजन हो ही गया है, बहुत से लोग कह रहे हैं, मैं भी इस बात से बिल्कुल साइंस के संस्थानों में ज़्यादा फ़ील होता है ये, कि साइंस बिल्कुल रिलीजन हो गया। कोई नहीं बता सकता कि व्हाट इज़ मीन टू बी द साइंटिफिक। साइंटिफिक वर्क का क्या मतलब है? सिर्फ़ इतना मतलब है उनके लिए कि जिसको वेस्ट के जर्नल्स पब्लिश कर दें वो साइंटिफिक है, मतलब और किसको वेस्ट के जी, जी, जो एकेडेमिया है उसको साइंटिफिक होना समझ रहे हैं। वो तो पेपर पब्लिश करना हुआ, राइट? पेपर पब्लिश हो जाना और उसको वेस्ट अप्रूव कर दे वो साइंटिफिक है। जबकि अपनी ही बात को मतलब भारतीय परंपरा की, भारतीय दर्शनों की बात को वेस्ट लेकर के आज बहुत काम कर रहा है, और उसको उस तरह की चिंता नहीं उस फ्रेम की। जैसे मैं दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हूँ, मैं देखता हूँ, मैं मतलब हँसी आती है। और जितने भी मृत दार्शनिक हैं वेस्ट के, वो ग्रीक को छोड़ दीजिए, ग्रीक के बाद जो मॉडर्न फिलॉसफी रही है, और डेकार्त से लेके एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसोफरों को भारत में पढ़ाते हैं, जिनको दुनिया में अब नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज दुनिया में फिलॉसफी का मतलब है भारतीय दर्शन, वो भी कॉन्शियस स्टडी, स्टडी ऑफ माइंड, इसी नाम पे सब कुछ चल रहा है। सीधे नहीं कह रहे, पर वो चेतना का अध्ययन, चेतना चेतना चेतना, ब्रह्म, माइंड, यही चल रहा है हर जगह। लेकिन भारत के वही विश्वविद्यालय बड़े हैं जहां दर्शन के नाम पे सार्त्र पढ़ाया जाता है, दर्शन के नाम पे देकार्त पढ़ाया जाता है, और वो एजे एयर की थियरी, वो पुरानी जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो बहुत पहले खत्म हो गए, उनको पढ़ाया जा रहा है। इनको ये समझ में भी नहीं आता है कि वेस्ट खुद ही अपने बहुत, देखिए, अगर हम भारतीय शोध प्रविधि की बात करें तो हम, मैंने क्यों कहा कि वेस्ट जो है अक्षम है, वो एक यात्रा कर रहा है। वो एक दिन यही बात कहेगा। देखिए, जैसे लॉजिक शुरू हुआ वेस्ट में, या जो उनके साथ जो मॉडर्न साइंस के साथ लॉजिक शुरू हुआ, तो क्या हुआ? ए इज ओनली ए। पर क्वांटम आने के बाद चेंज हो गया। ए माइट बी ए प्लस प्लस मोर देन ए। वहाँ तो चेंजेस हो ही रहे हैं। अभी अभी फ्री विल को लेकर के कॉन्शियस स्टडी में ये सब बातें न्यूरो साइंस की तरफ से आने लगी। पहले था कि भाई ह्यूमंस आर द मास्टर ऑफ देयर डेस्टिनी, हम ही बना सकते हैं, अपने मालिक हम हैं। आज वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी एंटिटी माइंड नहीं है या फ्लूइड जैसे स्टेबल चीज जहां से हम कोई डिसीजन लेते हैं। हमारे डिसीजन 2000 साल पुराने डीएनए प्रभावित कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारे प्रारब्ध प्रभावित करते हैं, हमारे कर्म प्रभावित कर रहे हैं। तो वो तो एक यात्रा में है। नेचुरल साइंसेस की तो भाषा बहुत हद तक जो है वो भारतीय दर्शनों की, चिंतनों की भाषा हो ही रही है। अप्लाइड साइंसेस का मामला अलग है, कोई साइंस भी नहीं है, वो तकनीकी की बात है। वो जहाँ तक
उसका उपभोग कर सकते हैं, कर रहे हैं, नहीं तो एक समय के बाद छोड़ दिया जा रहा है आपको अपने हाल पे। आप ऑक्सीजन का सिलेंडर अपनी पीठ पे बांधिए, चाहे जो करिए। तो इस अर्थ में देखें तो वो अक्षम है, वो उसने जैसे वो कांट ने किया कि देयर आर टू वर्ड, मतलब नोमिना एंड फिनोमिना का डिवीजन किया। बोला कि भाई नोमिना के बारे में बात करेंगे, फिनोमिना के बारे में बात ही नहीं करेंगे। वेस्ट उस आइडिया पे चला कि जो हमारी पंच इंद्रियों के सामने नहीं है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पर उसने उसने ये भी नहीं कहा कि उसका अस्तित्व नहीं है। और लेटर ऑन आप मॉडर्न फिजिक्स में आप हिग्स बोसान तक और गॉड पार्टिकल्स तक बात पहुंच रही है। धीरे धीरे यूनिफाइड थ्योरी की बात हो रही है। तो उनकी तो एक यात्रा है जो उनके कल्चर से उत्पन्न हुई, वो चले, वो ठीक है। पर हमारे यहाँ एक परफेक्ट पहले से हमारे, ऐसा नहीं कि हम भी सीधे वहां पहुंच गए। हमने भी एक यात्रा की। आप सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को देखिए तो वो अलग अलग धारा में चिंतन करके एक जगह पे आते हैं, एक निष्कर्ष पे आते हैं धीरे धीरे। ऐसा भी नहीं है कि नहीं आते हैं। मतलब उनका भी एक डिफरेंट, अगर नहीं होता तो सिर्फ वैदिक सिस्टम में ही हम आज कह रहे हैं कि 6 दर्शन हुए, यानी 6 स्कूल ऑफ थॉट्स हुए। एक ही नहीं होता फिर, 6 होने, उस 6 में भी कितने अलग-अलग आचार्यों के अलग-अलग मत हैं। तो वो जैसे उनका जो डिवीज़न है नॉलेज का, उसके वर्ल्ड के डिवीज़न के साथ-साथ जो उनका नॉलेज का भी डिवीज़न है, वो भारत में नहीं रहा है। भारत में ये है कि इस संसार का प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो है, वो जानने योग्य है और जाना जा सकता है, और उसका ज्ञाता मनुष्य ही हो सकता है। तो वो उसमें क्या किया भारतीय चिंतन ने कि उसने जो, जिसको वो कहते हैं कि एग्नोस्टिक अज्ञेय है, उसको भी भारतीय चिंतन ने ज्ञेय की सीमा में रखा कि मनुष्य उसको भी जान सकता है। इसलिए जो थोड़ी हमारी मेथोडोलॉजी है, वो थोड़ी दुरूह हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने उसके लिए भी स्थान छोड़ दिया जो कि 5 सेंसेस से सीधे नहीं जाना जा सकता, पर वो इफ़ेक्ट डालता है हमारे ऊपर। लेकिन जो लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार के लिए भी बहुत फ्लूइड साइंस बना करके दिया हमारे शास्त्रज्ञों ने। जैसे जो पूरा न्याय का सिस्टम है अपना, वो लौकिक व्यवहार के लिए बहुत शानदार मेथड है। क्योंकि, और हम उसको वैसे भी वस्तुवादी कहते हैं। वस्तुवादी कहने का अर्थ हो गया कि संसार जो है, जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, दे आर द रियल। और जो नॉलेज है, नॉलेज एक्चुअली किसी वस्तु का किसी वस्तु को प्रकाशित करता है, ना कि वस्तु को उत्पन्न करता है। आज भी हमारी जो रिसर्च की, जो वेस्टर्न रिसर्च का भी अप्रोच है, वो यही है। ऐसा तो नहीं है कि आप वस्तु को बनाते हैं। आप आप अपने प्रयोगों के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आप विषय को जानते हैं। यानी विषय के ऊपर एक प्रकाश पड़ता है। विषय है, आप जाने ना जाने तो भी है, पर आप जानते हैं तभी उसका अस्तित्व आता है। तो इस तरह से वो धीरे-धीरे एक अप्रोच जो है वो डेवलप हुआ। तो लेकिन वेस्ट एक यात्रा में, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो धीरे-धीरे, जैसे अगर वो अब नेचुरल साइंस करेगा, तो इसी अप्रोच में वो आगे आएगा। धीरे-धीरे उस अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करते हुए वो आएगा, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हुए हैं। हम देख रहे हैं धीरे-धीरे हो रहे हैं। लेकिन हमारे वाले स्टक हो गए हैं। वो उनका उसी समय का एडॉप्ट करके 50 साल, 60 साल पहले वाला जो आइडिया है, वो ले करके एकदम रूढ़ हो गए हैं कि इससे इतर-उतर नहीं जाना है। रेफरेंसेस को लेकर के मेरा एक अनुभव है, मैं कई विदेशी विद्वानों से मिलता हूँ। रेफरेंस के तरीकों को लेकर के जितनी भारतीय अकेडमियाँ रूढ़ हो गई है कि एमएलए, एपीए यही फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब रेफरेंस पीछे इसी तरह से होना चाहिए, वैसे उनके यहाँ भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे रेफरेंसेस नहीं दे रहे हैं। बहुत जगह एक्सेप्टेड है। राइट। अभी तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना कि जो फोकलोर है, जो जी, 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 जी। जनजातियों का, मान लीजिए कोई गीत है, राइट, तो गीत है तो वो तो रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उन्होंने पहली बार सुना मैंने कि उसको भी रेफरेंस में एक्सेप्ट किया है। तो ये मतलब जब वो करेंगे तभी आप उनका अनुसरण करेंगे, ये भी किसने कहा था, राइट? मतलब जी, जी, बिल्कुल सही बात है, और आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में हूँ, और मध्य प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र है जनजातीय परंपराओं का। संयोग से मैं यहाँ एक जोड़ दूँ, 3 दिन पहले अभी आईकेएस डिवीज़न ने को मैं हमने एक प्रोजेक्ट भेजा था, वो भी सैंक्शन हुआ इंटर्नशिप के लिए, जो जनजातीय देवलोक की परंपरा है, उस पे कार्य करने का। उसका मैं को पीआई हूँ।
तो वो भी उसपे तो मेरी बड़ी एक रुचि रही, तो बहुत से लोग देखिए मध्य प्रदेश में जैसे आपने जो लोकगीतों का नाम लिया, बुंदेला लोकगीत है। वो जो झांसी की रानी का वो गाया, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। ऐसे कई लोक परंपराएँ हैं। तो कई हम 1-2 विद्वान जो इस पे काम कर रहे हैं वो मिले, बताया कि अच्छा इसको हम आधुनिक रिसर्च के फॉर्मेट में कैसे डालेंगे? हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं। अब हम कैसे इसको आधुनिक रिसर्च के फॉर्मेट में डालें और बोले कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक नॉलेज नहीं है, एक तरह का नॉलेज है जो आज नॉलेज की जो परिभाषा है वेस्ट की अपनी, उसमें भी वो नॉलेज है। लेकिन इसको हम आधुनिक रिसर्च के फ्रेमवर्क में कैसे फिट कर सकते हैं? कुछ-कुछ तो हरबोले अभी बहुत ये कम होते जा रहे हैं, तो एक दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान है, उन लोगों ने एक प्रोजेक्ट ही इस पे वो कर रहे हैं। तो गाँव-गाँव जा कर के उन्होंने बहुत 2-4 जो बचे हुए हरबोले गायक हैं, उनको रिकॉर्ड किया है, वो बाहर भी नहीं आते। अब वो सोच रहे हैं कि इसको हमको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, जिसको कि हम स्थापित कर सकें बाहर की दुनिया के लिए। लेकिन वो फ्रेमवर्क जो वाला जो मामला आ रहा है, रिसर्च के फ्रेमवर्क वाला मामला कि श्रुत परंपरा को कैसे करेंगे? और ऐसा नहीं है कि श्रुत परंपरा में ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान नहीं होता श्रुत परंपरा में तो भारतीय संस्कृति का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि हम तो लंबे समय से श्रुत की परंपरा से ही हैं। लेखन का कार्य तो बहुत छिटपुट है, एक तरह से देखा जाए तो कम है, छिटपुट है या बाद का है, लेकिन श्रुत की कहने और सुनने की परंपरा जो है वो बहुत प्राचीन है अपनी, और उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो आज भी उसी तरह से कार्य कर रहा है। तो इसको इस फ्रेमवर्क में डालने का एक बड़ा मामला, और मुझे विश्वास है कि कोई विदेशी आकर के जब ये कार्य करेगा, वो हूबहू कोट करेगा उस गायक को और वो एक्सेप्ट होगा। पर भारतीय अकेडमिया जो है, अगर कोई भारतीय विद्वान उसको एक उसी तरह से कोट करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि एक बड़ी बीमारी है और इस बीमारी से धीरे-धीरे निकलने में समय लगेगा। इनको समझाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान का कॉपीराइट जो है सिर्फ़ वहीं है, ज्ञान इधर भी है और इधर ज़्यादा पहले से रहा है, और इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि ज्ञान के विविध प्रारूप हैं, जानने के भी विविध विविध रूप हैं और जो जाना गया है उसके भी विविध रूप हैं। एक ही विषय को हम विभिन्न ढंग से भी जान सकते हैं। ये भारत, अगर ज्ञान की इतनी वैविध्यता नहीं होती तो ये बात सिद्ध नहीं होती। ये बात वो एक ही फॉर्मेट, एक ही तरीका वो, और फिर वो चूँकि मैं कहा कि वो मेरी समस्या है, वो मैं कंपेयर कर देता हूँ। तो वो उनके कल्चर से निकला। यूनिफ़ॉर्मिटी, मोनोथिज़्म, वो सबको मोनोथाइज़ करने का जो वो मामला है, वो आ जाता है और उसी पे राइट। और इस पे ग जैसे ही हमने ना इमैनुअल कांट का नाम लिया तो बड़ा, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि उसे इतना बड़ा फिलॉसफर बताया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं देखा गया कि उसके वहाँ के ही लोगों ने इतना उसे क्रिटिक किया है कि जो यूनिवर्सलिज्म का जो भी है कि मोरालिटी भी यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं आप। और तो कॉलोनियल प्रोजेक्ट बल्कि वहीं से स्टार्ट हुआ है। आपको गुलाम बनाने की जो प्रवृत्ति है ये लोग भूल जाते हैं कि वो वहीं से आ रहा है ये। बिल्कुल सही बात है, और उसमें क्या है कि हमारे यहाँ जो फिर वो जो अपने दर्शन जो फ़िलॉसफ़ी के डिपार्टमेंट्स जब भारत में खुले होंगे कॉलोनियल एरा में, तो उस समय जैसे कांट हुए, हीगल हुए, जो मार्क्स के गुरु, तो ये लोग, ये 2-3 जो जर्मन वो दार्शनिक थे, इनका बड़ा लोगों ने फ़ेम बना के रखा है। क्यों? और कांट का स्पेशली, क्योंकि देखिए, कांट जो बहुत सारे जो जर्मन दार्शनिक कह रहे थे, एक्चुअली वो अपना कह भी नहीं रहे थे। वो बात धीरे-धीरे अब जाके प्रूफ हो रही है, बहुत से स्कॉलर्स को आप पढ़ें कि वेस्ट की एकेडमिया जो है और स्पेशली जर्मन लोगों ने कैसे भारतीय ग्रंथों की बहुत सारी बातों को उठा करके दूसरे ढंग से बोला। जैसे उसमें उसका एक बात है, पहली बार वेस्ट में किसी ने कहा ड्यूटीज़ फॉर ड्यूटी सेक, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना। और ये वेस्ट के आइडिया में कभी फिट भी नहीं हुआ, वेस्ट के मेंटालिटी में भी ये बात नहीं, लेकिन कांट कह रहा है पता नहीं कहाँ से अचानक आकर के, जब वो मोरालिटी की बात कर रहा है। वो बात साफ देखी जा सकती है कि वो भगवत गीता का इफ़ेक्ट है, वो कहीं से, चूँकि बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट अपनी लेके गए हैं वो लोग, क्योंकि कांट के बाद भी कोई ड्यूटीज़ फॉर ड्यूटी सेक नहीं कहता और कांट के पहले भी कोई ड्यूटीज़ फॉर ड्यूटी सेक नहीं कहता वेस्ट में। जी, बल्कि बेथम का जो बहुजन हिताय बहुजन सिखाए का ही जो ट्रांसलेशन है यूटिलिटेरियन फिलॉसफी की
ग्रेटर जी, गुड जी, वाला जी, जो जी। कॉन्सेप्ट है, जी, जी, राइट? जी। अधिकतम लोगों का सुख। अधिकतम लोग तो ये जो यूटिलिटेरियन जो थ्योरी है, ये तो उन लोग खुद ही कह रहे हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से ही आया है, मतलब उसमें तो एक हाँ, तर्क तो भी करते हैं। बस वही 1-2 बातें लोगों ने पकड़ करके जैसे वो नोमिना फिनोमिना वाला से लोग बहुत प्रभावित रहते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, कांट ने कम से कम उसकी ये तो नहीं कहा कि उसका अस्तित्व नहीं है। यही कहा कि उसके बारे में बात नहीं कर सकते। बोले ये भी तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, हम बात नहीं कर सकते, हमको बात नहीं करना है, ये भी तो एक तरह का यही है कि इसका अस्तित्व नहीं है। और अच्छा बल्कि वो ये प्रॉब्लम ऐसी रह गई कि ग्रेविटी क्या है मतलब नहीं है हमें, कितना होगा, मतलब मेजरमेंट में जितना इंटरेस्ट हुआ ठीक है, उससे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सब आई, लेकिन क्या है वो समाप्त हो गया पूरे डिस्कशन से। बिल्कुल, बिल्कुल ये बा अच्छा य उसको बहुत सिस्टमैटिक समाप्त किया गया रवि जी। वो एक वियना सर्कल का आपने सुना होगा ज़िक्र कि एक वियना सर्कल बनाई गई और उस समय के जितने भी तात्कालिक विद्वान थे पूरे यूरोप में, उनको इकट्ठा करके और उसमें यही कहा गया कि आपका काम है ही नहीं आपके विषय पे बात करना। सबका काम ये बता दिया गया कि जो तकनीकी यानी अप्लाइड साइंसेस में जो बातें निकलेंगी उसको लेकर के विचार करना आपका काम है। इसलिए आप देखेंगे कि जो बाद का एक 150 सालों का 100 सालों का लगभग जो वेस्ट का पूरा एक चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अप्लाइड साइंसेस को छोड़ करके और थोड़ा बहुत नेचुरल साइंसेस को छोड़ करके वो सारा का सारा जो है ना वो भाषा का डिस्कशन करते हैं, लैंग्वेज पे पूरी दर्शन और पूरा जो मानविकी समाज शास्त्र भी वो उस पे या तो कुछ हिस्सा वो एंथ्रोपोलॉजी चला गया नहीं जो कॉलोनियल सबऑर्डिनेट कंट्रीज थी उनके अंदर कैसे विभाजन किया जाए तो एंथ्रोपोलॉजी पूरा का पूरा वो एक इस तरह का विषय निजातीय शास्त्र इसीलिए वो डेवलप ही किया गया फिर एरिया स्टडीज कुछ आई और जो उनके यहाँ जो बेसिक थोड़ा बहुत काम हो रहे थे दर्शन और सन में वो खत्म हो गया। उनको कहा गया कि आपका काम है टेक्नोलॉजी से और साइंसेस से स्टेटमेंट लेना और उसकी व्याख्या करना। वियना सर्किल में बाकायदा इसके लिए रूल बनाए गए और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर वेस्ट वहीं जाकर के वेस्ट का जो दर्शन है, जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है वो खत्म हो जाता है। फिलॉसफी फिर बची नहीं वेस्ट में, उन्होंने सबने एक-एक टर्म लिया है, एक लाइन लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, खत्म हो जाता है। इसलिए अब देखिए ना विटगेन्स्टीन एक बड़े दार्शनिक हो गए। जो व्यक्ति सेकेंड वर्ल्ड वार में वो फाइटर प्लेन उड़ाया और उसने एक पिक्चर थियरी करके ही जो कुछ भी है ये संसार जो है वो हमारे वर्ल्ड का इमेज है इस तरह का वो और रसेल ने उसको डॉक्टरेट की उपाधि दे दी। मतलब वो सारे लोग जो फिर अब सिर्फ भाषा पे मतलब लैंग्वेज पे बात करने लगे, बहुत लिमिटेड कर दिया पूरे चिंतन को, मनुष्य को, वो उन्हीं को फिर वो प्रश्रय दिया गया और बाकी सारे लोगों को एक तरफ हटा दिया गया। इसलिए विषय से बल्कि एक तरह से देखें तो ये पुनः फिर वेस्ट में जो थोड़ा बहुत ये कॉन्शियसनेस को लेकर के जब ये बात आई यानी साइकोलॉजी को भी देखिए ना साइकोलॉजी का भी फ्रेम ये था कि मोटिव के पीछे जो मेन ड्राइव्स हैं, जो ह्यूमन ड्राइव्स हैं, उनके पीछे साइकोलॉजी नहीं जाएगी। इसी को लेकर के तो फिलॉसफी से साइकोलॉजी अलग हुई, एक अलग डिसिप्लिन बनाई गई। लेकिन आज फिर जो साइकोलॉजी वेस्ट में भी धीरे-धीरे पीछे जा रही है, वो कोशिश कर रही है कि नहीं ड्राइव से पीछे भी ह्यूमन है। नहीं तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन यहीं से लेकर के फिर इसी के आगे साइकोलॉजी पीछे नहीं जाती थी। इसके आगे जो है वो मनोविज्ञान है, इसके पीछे क्या है वो काम हमारा नहीं है। तो ये जो इतना मतलब कंक्रीट वो बताना इंटरडिसिप्लिनरी ये जो अंतर विषयिक या सम विषयिक विषयों की आजकल बात हो रही है कि हमें हमारा जो अप्रोच है वो इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। अब वो देखिए ना एक बार क्या किया ये भी देखिए आपने अच्छा याद दिलाया वेस्ट से शुरू हुआ कि वो देकार्त ने शुरू किया कि समस्या को पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में काटो। मेथोडोलॉजी भी आज भी इसी पे काम करती है। समस्या का छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटो और फिर उसके बाद उसको हल करो। अब वो समस्या इतनी छोटी-छोटे टुकड़ों में हो गई कि कभी इंटीग्रेट नहीं हो पाई। आप एक-एक विषय का आप सिर्फ बायोलॉजी में देखिए आज 20 ब्रांच हो गए होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे। आप मेडिकल साइंसेज़ में देख लीजिए पता नहीं कितने ब्रांच हो गए और आप देखें कि ये वो छोटा-सा एक ब्रांच अगर कोई एक छोटा-सा भी ब्रांच पकड़ा है, उस ब्रांच के भी अंदर ब्रांच बनने जा रहे हैं, लेकिन कोई इंटीग्रेशन नहीं है कि ये जा कहाँ रहा है।
वो समस्या इतनी विस्तृत हो गई कि अब समस्या में ही जीवन खत्म हो गया, समाधान के बारे में तो विचार करना ही अब खराब हो गया। यही मेथोडोलॉजी भी उन्होंने दी। इस इंटीग्रेशन का अप्रोच ही नहीं है मेथोडोलॉजी में, तो अंतर विषयक होना ही नहीं। जब मनुष्य को आपने इतना डिवाइड किया, उसके माइंड को इतना डिवाइड कर दीजिए, जैसे अगर अब होता है ना, हम लोग भी थोड़ा उसी एकेडमिया से निकले आदी हो जाते हैं। अच्छा, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है? तो हम समझते हैं उस व्यक्ति को ज्योग्राफी के अलावा कुछ आना नहीं चाहिए या आता नहीं होगा क्योंकि उसी अप्रोच में उन्होंने चीज़ों को ऐसे देखा है और वो धीरे-धीरे लोगों के मन में ऐसा हो गया है। तो वही एक उन्होंने मेथोडोलॉजी का अप्रोच भी वही दिया कि आपका काम है कि जब कोई समस्या लीजिए तो उसका इतना वर्गीकरण कर दीजिए कि आप लास्ट में इंटीग्रेट ही नहीं कर पाए। इसलिए थीसिस जो मैं मानता हूँ कि रिसर्च का जो फील्ड है पूरा का पूरा, वो अधिकतर लोगों के लिए बोझ बन गया है। वो जब उसको लिखने की बारी आती है तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो लिखे क्या? अच्छा, मन और समस्या अगर आप भारत में रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़े भी जेनुइन हैं, तो आपका मन भी भारतीय होगा और आपकी समस्या भी इसी समाज की होगी। लेकिन जो आप अप्रोच ले रहे हैं उसको सॉल्व करने का, उसका कोई लेना-देना नहीं है इससे। तो वो मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोग संघर्ष करते हैं उसके साथ, कि मेरे इसको पास कैसे एक दो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक एक एलन सेवरी भी हुए, तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा उदाहरण दिया कि आप एक एग्रीकल्चर के पीएचडी वाले को फील्ड पे ले जाइए, फार्म फील्ड पे, ठीक है, और उसको बोलिए कि देखिए एक नया किसान है, मतलब एक किसान है जिसने नया कोई मेथड इजाद किया है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है उसके खेत में। तो वो पहला प्रश्न पूछेगा, पेपर पब्लिश हुआ है क्या? अच्छा, पेपर नहीं पब्लिश हुआ है तो नहीं, मैं इसे नहीं मानता, ठीक है। तो आंख के सामने हो रहा होगा फिर भी उसे नहीं मानेगा, क्योंकि लॉजिकल डिडक्शन करके पेपर पब्लिश होगा तभी वो मानेगा। तो वहां पर व्यक्ति वो कहता है कि देखिए ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है ना, ये एकेडेमिया, ये साइंस को एकेडेमिया को बराबर कर दे रहा है, ये पेपर पब्लिशिंग को ही साइंस समझ रहा है। और फिर इसी प्रकार में अग्निहोत्र के टेक्निक को लेकर के आईसीएआर में गया साइंटिस्ट के पास, तो उन्होंने कहा पहले तो डिनाई किया, फिर मैंने जब बोला कि देखिए ऑस्ट्रेलिया भी इस्तेमाल कर रही है, जर्मनी भी इस्तेमाल, अच्छा मतलब उन्होंने रिजल्ट दिया है तब कुछ बात होगी इसमें, पहला तो ये पॉइंट आया। और फिर उन्होंने मुझसे यही पूछा कि इसका एक्सपेरिमेंट डिजाइन कैसे करें, मतलब आरसीटी करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी इसकी। तो मैंने बोला सर कि कितनी टाइप की है मेथोडोलॉजी वो बताइए। तो एक जितनी भी समझ थी उस पे मैंने बोला कि और है क्या कोई मेथोडोलॉजी, बोला नहीं और तो नहीं है। तो मैं बोला कि ये जो टेक्निक है ये सर इसमें फिट नहीं बैठ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्यूडो साइंस है, आपको एक नई मेथोडोलॉजी बस चाहिए थी। ये लाइन मैंने वहां बोला था कि शायद हो, बिल्कुल। तभी इसको वैलिडेट आप कर पाए, जिसको आज आज आप स्यूडो साइंस बोल रहे हैं। जी, जी, ये बहुत बड़ी समस्या है कि आपके पास कोई मेथड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वो साइंस नहीं है, वो लॉजिकल नहीं है। आपने मेथड्स कम डेवलप किए हैं। आपका अप्रोच उतना विशाल नहीं है, बस इतनी बात समझनी है उनको। तो फिर भी और उनसे तो बहुत बल्कि आई थिंक मुझे तो लगता है कि वो क्योंकि पब्लिकेशन हाउस एक जो कहते हैं ना कि एकेडमिक इंपेरियलिज्म भी एक कॉन्सेप्ट ही रहा है कि कंट्रोल फिर कैसे कर पाएंगे, अगर एक एजेंसी होगी, नहीं तो फिर तो ओपन सोर्स हो जाएगा, मतलब ज्ञान ज्ञान डेसिमेट कंट्रोल्ड नहीं होगा। मतलब ये जो 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बताते हैं यूएस का और इसका, मतलब पेपर पब्लिशिंग अपने आप में एक इकोनॉमी है तो वो तो बिल्कुल, भट्टा बिल्कुल, बैठ जाएगा, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। और ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, वो जो कारण है वो यही है कि जो उनका अपना मोनोपोली है उस पूरे पब्लिशिंग हाउसेस पे और ज्ञान की वैधता प्रदान करने की, वो खत्म हो जाएगी। उसको वो नहीं चाहते कि खत्म हो। अन्यथा वो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल सही बात है। ये ज़्यादा साइंटिफिक है, उनको मालूम है अंदर-अंदर। और ऐसे कई उदाहरण भी मिलते हैं, कई पत्राचारों में भी मिलते हैं। जैसे अभी कहीं एक व्याख्यान में मैं सुन रहा था, वो आईआईटी मुंबई में एक प्रोफ़ेसर सुब्रमण्यम जो हैं, उनका कहीं व्याख्यान था, उन्होंने कुछ वो नाम तो मैं भूल गया, पर वो सर्जरी वाला ज़िक्र जो है, वो बाद में फिर धर्मपाल जी के साहित्य में भी वो मिलता है कि वो एक किसी युद्ध में वो एक किसी अंग्रेज़ सैनिक की नाक और कान कट गए थे थोड़ा।
तो वो राशन लेने गए थे, मतलब वो रेगुलर का सामान लेने दुकान पे गया, तो वहाँ 2 लोग बातें कह रहे थे कि उधर एक आयुर्वेद के आचार्य अपने में बात कर रहे थे कि वो कटा हुआ अंग अगर हो तो उसको जोड़ देते हैं। और वो तो उसने सुना, उसने पूछा कहाँ रहते हो? बोला कि ऊपर थोड़ी पहाड़ी पे। वो गया, उसका जुड़ा, और ये खबर जो है वो छपी भी ब्रिटेन में न्यूज़पेपर्स में। लेकिन वो भारत को जानने नहीं दिया। इधर नहीं आया। इंडिया में उसका कोई ज़िक्र नहीं हुआ। बाद में उसको कुछ लोगों ने फिर लाया कि देखो ये चीज़ें छप रही हैं, लेकिन ये भारत में नहीं बता रहे। तो उनको चीज़ों का आइडिया है, लेकिन वो मोनोपोली खत्म हो जाएगी। और बहुत लंबे संघर्ष के बाद वो बात बनी है कि हमारा ज्ञान पे एक अधिकार हो, और वही नहीं, उन ज्ञान पे भी हो जो उनका नहीं है। जैसे बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का जो कॉपीराइट करा लेना, वो भी तो यही दर्शाता है ना कि आप तो पेपर पब्लिश, जो आपके ट्रेडिशनल आयुर्वेद के आचार्य है या जो ज्ञाता है, वो कोई इस चक्कर में पड़ेंगे। उनको लगता भी नहीं कि जरूरी है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि तो परंपरा से प्राप्त है, और उसको वो कॉपीराइट करा रहे हैं, लेकिन वो कॉपीराइट करा रहे हैं उसको। अभी एक हमारे योग के मित्र हैं, और वो मतलब भारत से बाहर भी बहुत सारे योग स्टूडियो जाते हैं कराने योगा। बताते हैं कि बहुत सारे पोस्टर्स कॉपीराइट करा लिए उन्होंने योग के। तो अब भारतीय मन ही ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति योग जो सिखा रहा है वो जाएगा कॉपीराइट कराने उसको। तो उस पे पेपर लिखना और उसको कॉपीराइट करा लेना, ये एक टेक्निक है, और जिस जहाँ से वैधता प्राप्त होती है, इसलिए वो दूसरों को ये अधिकार दे नहीं सकते। लेकिन जो अपनी परंपरा रही है उसमें इतनी, मतलब बृहद है ये सारी डिस्कशन, मतलब ज्ञान ही किसे कहें? भाई ज्ञान की धारणा को लेकर के ही इतना अधिक विवेचन है। इसलिए हमारे यहाँ जो आप पहली अवस्था में, चाहे ज्ञान वैध हो या अवैध हो, दोनों को ज्ञान मानते हैं। अवैध ज्ञान को भी, यानी जो इनवैलिड नॉलेज है, उसको भी पहली अवस्था में हम ज्ञान मानते हैं। इसलिए ज्ञान मानते हैं कि अगर वो भ्रम भी है, वो ज्ञान अगर वैलिड नहीं है, तो भी जब तक आप ये जानते हैं कि ये वैलिड है, ये ज्ञान है, तब तक आपके जीवन को प्रभावित करता है। भाई वैलिडी और इनवैलिडिटी तो बाद में चेक की जाती है। अगर वो हम क्लासिकल उदाहरण ही ले लें, जैसे अगर रात्रि का समय है, हम कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसा लंबी चीज़ देखे कि हमें वो रज्जू और सर्प वाला, रस्सी देखी और सर्प समझ लिया। जब तक आपको सर्प का ज्ञान है कि ये रस्सी नहीं है, सर्प है, तब तक आपके हृदय में भय भी उत्पन्न वैसा ही होगा। आप उसके साथ रिएक्शन भी सर्प जैसा करेंगे। जब उसका बाद हो जाएगा, जब निराकरण हो जाएगा कि नहीं रस्सी है, तब आपका बदलेगा। तो जब तक भ्रम का निवारण नहीं है, तब तक वो ज्ञान है। इसलिए प्रत्येक तरह की जो भी हमारी समृद्धि बनती है, जो संवित आता है, उसको ज्ञान कहा गया है। और उसका इतना, मतलब कई अर्थों से लेकर के उसका विवेचन किया गया है कि व्यक्ति को ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि ज्ञान पे कोई हमारा कंट्रोल है, मतलब व्यक्ति का अधिकार है। वो चूंकि परंपरा में ऐसी बात है, इसलिए हम उस ढंग से उसको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, और उसी ज्ञान को लेकर के फिर वो बात आगे बढ़ती है। तो हमारे यहाँ जो से मैंने आरंभ किया था कि भाई कोई ऐसा विषय नहीं है जो ज्ञान का क्षेत्र नहीं है, मतलब ज्ञान का विषय नहीं है। अगर वो मनुष्य के मनुष्य स्वयं अपना ऑब्जेक्ट है, मतलब अल्टीमेटली जो है मनुष्य को खुद ही अपने को जानना है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो आउटर वर्ल्ड भी उसके लिए ज्ञेय है। तो वो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी है। ये जो भारतीय ज्ञान मीमांसा का जो मतलब ये संकलन है ना, बहुत असाधारण है, और उसको थोड़ा बहुत साधारण मन से, साधारण अप्रोच से, जो ज्ञान की हमारी वो वाली पावर, जैसे कि ज्ञान कोई शक्ति का साधन है, इस अप्रोच से ज्ञान की इस अवधारणा को समझना बड़ा कठिन बात है। ये एक मुश्किल समस्या भी है उनके लिए। बहुत ही सुंदर आपने ज्ञान के बारे में भी बताया, एक शब्द के बारे में कि नॉलेज केवल परस्यू करना नहीं, नॉलेज इटसेल्फ वो क्या है वो भी जानना बड़ा आवश्यक है। और अभी पुस्तक के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो एक बात आई थी कि आपके पुस्तक में एक अध्याय है कि ग्रंथ लिखने की जो परंपरा है, और ये आई थिंक हमारा लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा आज के सेशन का,
कि वो जो ग्रंथ लिखने की परंपरा आपने वो जो पुस्तक में लिखी है कि कैसी रही थी, उसके उसके बारे में यदि आप प्रकाश डाल पाए तो जी। बहुत सही साहब। देखिए जो ग्रंथ लिखने की जो अपनी परंपरा यानी जो कि जिसे आज हम समझते हैं कि थीसिस का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो अपने यहाँ बड़ी विशद एक तो 2-3 अप्रोच है। बहुत साधारण ढंग से अगर आप समझना चाहें तो एक दे दिया गया था कि संबंध चतुष्टय बोल देते हैं उसको, कि 4 चीज़ें तो होनी चाहिए आपके पास। और उसमें मतलब जो विषय है मतलब जिस विषय पे आप लिखने चाहें जा रहे हैं उसको स्पष्ट कर दें। फिर वो अधिकारी है, इस तरह से। लेकिन जो ये संबंध चतुष्टय तो हम बाद में थोड़ा-सा बात करेंगे। जो जो बहुत टेक्निकल बात है वो उस विषय का जो नाम है वो है तंत्र युक्ति। तंत्र का मतलब ही होता है, जो शाब्दिक अर्थ है, कि किसी विषय को विस्तार देना। जैसे आपके पास कोई बात हो, उसको सविस्तार आप जब कहते हैं तो वो तंत्र हुआ। और युक्ति एक टेक्निक जैसा हो गया कि तो विस्तार से जो कहने की युक्ति है वो तंत्र युक्ति है। और उसके चरण हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चरण बताए। और मजेदार बात है कि हम इसमें ऐसा भी नहीं कह सकते कि तंत्र युक्ति केवल मानविकी के लिए है, केवल साहित्य के लिए है, केवल साइंस के लिए। ऐसा नहीं, सारे विषयों के ग्रंथ लेखन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि सारे विषयों का ग्रंथ लेखन उसमें हुआ है, मिलता है। तो अब आपके ऊपर इतना है कि आप कितना उसमें से जो आपके काम के स्टेप्स हैं उनको आपको लेना है, ये आपको समझना है। जैसे आप रिसर्च करते हैं, मॉडर्न रिसर्च में भी कुछ चीजें जो होती हैं वो आपके काम की नहीं होती हैं, उसको आप छोड़ देते हैं उस स्टेप को। उसी तरह से वहां भी है। तो चरक संहिता में 36 तंत्र युक्तियों का जो मैक्सिमम जिक्र आता है वो है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 32, पाणिनि ने 14, और इस तरह से कुछ और दूसरे नील दर्पण करके, और सबने लगभग 32 के आसपास की तंत्र युक्तियां जो है गिनाई है। तो और सबने उसका प्रयोग करके भी बहुत सारे ग्रंथों में, इवन आप कौटिल्य अर्थशास्त्र के जो पूरा 15वां अधिकरण है, उसमें कौटिल्य यही बता रहे हैं कि इसी तंत्र युक्ति के माध्यम से मैंने ये शास्त्र बनाया है। और बल्कि उसी ग्रंथ में वो उदाहरण भी प्रस्तुत कर देते हैं उसी अधिकरण में, कि ये है उसके बाद ये है। तो तंत्र युक्तियां जो है एक बहुत ही मतलब बहुत ही अस्पष्ट विधा है किसी भी शास्त्र को लिखने के लिए, समझने के लिए। और उसमें 32 स्टेप जो हैं, टोटल 36 हैं, लेकिन अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग वैसे अधिकरण, उद्देश्य ऐसे करके चलते हैं। तो इसमें जो आप आधुनिक चीज़ें भी देखते हैं, जैसे क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए वो रेफरेंसेस, जैसे आज हम देखते हैं ना कि अ, पीछे के पेज पे जाइए, तो शॉर्टकट में देखते हैं पेज पे बहुत बार, तो बहुत लोग समझते भी नहीं होते, पढ़ते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, तो आईडी पेज ऐसे लिख दिया। तो वो अपने यहाँ भी है, वो अतिक्रांत वेक्षण और पूर्वावेक्षण ऐसे करके शब्द मिलते हैं। यानी कि पीछे जाके, और यही नहीं, आगे भी जा करके देखना। मतलब अभी आप जिस पेज पे पढ़ रहे हैं, उसके आगे 10 पेज 20 पेज आगे है, उसका भी रेफरेंस मिल जाता है, उसके लिए भी रेफरेंसिंग का स्टाइल है। और वो सारे स्टेप बार बार आपको कैसे चेक करना है अपने। अब सोचिए कि कोई भी जो ग्रंथ है, अगर वो अपने लेखन शैली में 32 स्टेप को फॉलो करेगा, तो स्वाभाविक है कि वो ग्रंथ जो है उसमें गलतियों का संभावना ही नहीं है। और उसमें वो सारी चीजें हैं। यहाँ अभी सविस्तार कभी अलग से इस विषय पे, सिर्फ तंत्र युक्ति पे अगर बात करनी हो तो की जाएगी। अ, उसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है मैं वो बताना चाहता हूँ। अगर आप सारी तंत्र युक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते, तो उसमें 2 कैटेगरी और बनाई है, कि कुछ है जो तंत्र दोष कहलाता है और कुछ है जो तंत्र गुण कहलाता है। कम से कम ये 6-8 चीजें जो तंत्र गुण हैं, जैसे आप सोचिए, मैं 2 उदाहरण देता हूँ। यहाँ तक अपेक्षा की जाती है लेखक से, जो ग्रंथ के रचयिता हैं, कि वो ऐसे शब्दों का चयन करें अपने ग्रंथ में जो कर्णप्रिय हो। जब कर्णप्रिय शब्द ना मिले तब कोई कर्कश ध्वनि का शब्द यूज करना है। यहाँ तक अपेक्षा की जा रही है। बार-बार वो कहा जा रहा है कि एक ही विषय का अगर बार-बार दोहराव आ रहा है, तो ये एक तरह का तंत्र दोष है, और ये लेखक की, ग्रंथकार की अक्षमता को दर्शाता है। ग्रंथ में दोहराव नहीं होना चाहिए।
जैसे आज तो आप मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज तो आप लोग पुस्तकें पढ़ लीजिए, बड़े-बड़े राइटर्स की पुस्तकें पढ़ लीजिए, हर 2-4 पेज के बाद वो बातों का दोहराव आपको मिलेगा। अपनी परंपरा में वैसे व्यक्ति को ग्रंथकार ही नहीं बोले ये अक्षम व्यक्ति है, ये ग्रंथकार ही नहीं है। फिर शब्दों का जो चयन है, मतलब लॉजिकल ऑर्डर कैसा होना चाहिए। फिर उसी को आगे करके जब ये बात तंत्र युक्तियों के साथ फिर मीमांसा में जाती है, यानी कि वहाँ भी कुछ रूल है, जैसे लाघव, अर्थैकता और उसमें सामंजस्य, अस्थान, इस तरह करके रूल हैं कि आप जब इंटरप्रिटेशन करें। मैं उदाहरण एक देता हूँ। जैसे एक बड़ा उदाहरण है, आजकल बार-बार मनुस्मृति का नाम लिया जाता है, तो वहाँ जब आप मीमांसा के न चूँकि स्मृति है और इस स्मृतियों की व्याख्या जो है वो मीमांसा के रूल से ही हो सकती है। वहाँ साफ कहा गया है, अब जैसे दत्तक पुत्र का उदाहरण देता हूँ। तो दत्तक पुत्र की पहले बार में अगर आप सीधे अप्रोच में जाएँगे तो कुछ स्मृतियों में मनाही है कि दत्तक पुत्र नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके नियम हैं, उसका जो अपना एक नियम है, जो जब अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो, तो जब आप ये बताएँगे, जब उसमें नियम ये हमारे यहाँ वो 2-3 स्टेप हैं, विधि, नियम, परिसंख्या और मीमांसा में विधि, नियम, परिसंख्या और 2 नियम और नैमित्त और नैमित्तिक, निमित्त और नैमित्तिक, ये 5 जो हैं बड़े महत्वपूर्ण नियम हैं उसमें। जब आप ये कहेंगे कि ये हमारे अगर मेरा कोई पुत्र नहीं है और हमारे जो धार्मिक आगे चल के जो हमारे संस्कार हैं, उनको मतलब सही ढंग से धर्मपूर्वक संपन्न कराने के लिए मुझे दत्तक पुत्र की आवश्यकता है। मतलब एक लॉजिकल आर्गुमेंट आप रखेंगे, वहाँ स्मृति आपको ये अनुमति दे देती है कि ठीक है, आप दत्तक पुत्र पहले स्टेप में नहीं है। मतलब विधि और नियम का अर्थ भी समझना है। विधि जो है वो एक कानून की तरह है, वहाँ स्पष्ट है, पर जो नियम है, नियम बाध्य नहीं करता है, नियम निर्देशन करता है। विधि को पालन करने के लिए नियम का कार्य है। इसी तरह से स्त्रियों की तो जो अगर 2 स्मृतियों का, ख़ास करके मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति का बहुत सारे विषयों में विरोध है। इवन जो आज का एक बड़ा विषय कई लोग मुझसे पूछते हैं कि लव मैरिज का, यानी लिव इन गंधर्व विवाह में मनुस्मृति बिल्कुल मना कर देगी। पर याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है उसके लिए कहती है, उसके कुछ नियम बना करके कि अगर दोनों बहुत परिपक्व हों, अपनी स्वेच्छा से अपने साथ अपना जीवन गुजारना चाहते हों, दोनों इस स्थिति में भी हों, मन स्थिति भी दोनों की ऐसी हो कि वो अपना फैसला लेने में सक्षम हों, तो इन परिस्थितियों में गंधर्व विवाह की अनुमति दी जा सकती है। इस उसी तरह से स्त्रियों को धन संपत्ति का, तो इसमें एक नियम है कि अगर 2 स्मृतियों में क्लैश होता है उनकी बातों में, तो फिर प्रमाण क्या होगा? वो मीमांसा के नियम से स्पष्ट है कि फिर स्मृति में अगर समस्या आती है, 2 स्मृतियों में क्लैश होता है, तो फिर श्रुति में जाकर के हम देखते हैं कि श्रुति का क्या इंगित करती है और जो श्रुति इंगित करती है उसके अनुसार से उस स्मृति को प्रिवेल करते हैं। पर वो नियम है पूरा एक, कहाँ आपको स्थान कहाँ, तो इस तरह से वो पूरा एक इंटरप्रिटेशन का नियम है जो कि व्याख्या की पूरी पद्धति, वो सारी पद्धतियाँ और सारे लेखन की जो विधा है वो हमारी परंपरा में बहुत स्पष्ट ढंग से है। और उसका एक तरह से जो कहा जाए कि अचानक समाज से जो जानबूझ के या तो खत्म करना या उस विधा से हटा देना, नहीं तो हम आधुनिक रिसर्च मेथड्स के इतने अजीब-अजीब शब्द याद करके रखते हैं और आज हमारे अपनी शब्दावली तक पता नहीं है, मतलब लोगों को। अब कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कठिन हो जाती है। स्नोबॉल, ये पता नहीं क्या-क्या आधुनिक रिसर्च के आजकल वर्ड्स हैं जो कि हमारी परंपरा के हैं। स्नो ब्रेकिंग है भैया। अब ये इसका क्या मतलब है? जहाँ बर्फ जमती होगी बहुत ज़्यादा, वहाँ ब्रेक करें स्नो। हमारे यहाँ कौन-सी बहुत रोज़ बर्फ जमती है कि ये भी एक रिसर्च का मेथड है। तो क्या वो तो ठीक है, मैं तो यही कहता हूँ बार-बार कि वो उनके कल्चर से निकला है, उनको वो भाई वो लें, अपना करें। लेकिन हमारी संस्कृति से क्या विषय, क्या मतलब गवेषणा निकली है, क्या अनुसंधान निकला है, क्या हमारे तौर-तरीके रहे हैं चिंतन के, वो सब हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसी अनुरूप हमें अपनी एक खुद की एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि भारतीय विधा जो है बहुत एकदम स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क बनाने की विधा भी नहीं है, कुछ लचीला छोड़ती है, क्योंकि लचीला नहीं होगा तो नयापन नहीं आएगा उसमें। इसलिए एक लचीला फ्रेमवर्क जो
एक मानक बस तय करें रिसर्च का, ऐसा एक ज़रूर हमारे पास भी होना चाहिए और इस दिशा में कार्य करना चाहिए। बहुत सुंदर। एक बार दर्शकों को यदि आप पुस्तक दिखा पाएँ जी। जी, ये पुस्तक है भारतीय शोध पद्धति प्रमाण और उत्तरदायित्व। वो हमारे लोगों तक पहुँचे, हमारे विश्वविद्यालयों तक पहुँचे, एक विकल्प के रूप में जो करना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि धीरे-धीरे अपना स्थान बनाएगी, इस विश्वास के साथ। तो तो आज अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को अनुग्रहित करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ रवि जी कि आपने इस विषय पे बात करने का अवसर दिया और फिर कभी हम लोग इस विषय या इस तरह के किसी विषय पे बात करने के लिए अगर अवसर रहा तो उपस्थित रहेंगे। बहुत-बहुत आभार आप बहुत-बहुत धन्यवाद।